MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट शो राष्ट्र सर्वोपरि। मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि क्या नाम बहुत बड़ा कर लिया जाए तो जान छोटी हो जाएगी क्या? हमारा आपका यही सपना होता है कि नाम कमाना है, अपना नाम बड़ा करना है, लेकिन यही नाम अगर अपने ही जान पर बनाए तो फिर क्या कहेंगे आप? हम बात कर रहे हैं फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव पर हुए फायरिंग की। लेकिन क्या एल्विश यादव पर फायरिंग की खबर की वजह सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है? क्योंकि जिस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है उसने किसी जुए वाले ऐप से विज्ञापन करने पर आपत्ति जताई है। यह अलग विषय हो सकता है, लेकिन क्या इस बात को इतने पर छोड़ देना चाहिए? आप कहेंगे कि नहीं, पूरी घटना देखेंगे तो पूछेंगे कि करीब 25 राउंड गोलियां चल गई, पुलिस कहां थी? तो मैं कहूंगा कि हमें गुरुग्राम पुलिस की डाइट भी पता करनी चाहिए। आजकल क्या खाकर सोती है कि पता ही नहीं चलता कि शहर में क्या हो रहा है। गोलियों की आवाज से भी उनको कुछ पता नहीं चल पाता है। गोलियों की आवाज भी पुलिस को नहीं जगा पाती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जुलाई में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की कार पर फायरिंग हुई थी। अगस्त में फाजिलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब एल्विश के घर पर फायरिंग हुई है, सुबह के समय में हुई है, चालू रोड पर हुई है, सरेआम हुई है, सरेराह हुई है, खुलेआम हुई है। गुरुग्राम पुलिस का चौकन्नापन तो देखकर हम यही कहेंगे कि बदमाश फायरिंग करते हैं और पुलिस फायरिंग करती है। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। ये बताती हैं कि बदमाश गोलियां बरसा रहे हैं और पुलिस अपने बयान बरसा रही है कि जांच जारी है। बिग बॉस विनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव ने जितना नाम और शोहरत कमाया, अपनी हरकतों की वजह से उससे ज्यादा दुश्मन बना लिए। एल्विश कभी अपने जूनियर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट करते दिखे, तो कभी उन पर रेव पार्टी में सांपों के जहर की तस्करी के आरोप लगे। एल्विश के ऐसे कई कारनामे हैं जिसकी वजह से वो विवादों में घिरे रहे, लेकिन अब एल्विश यादव गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं। गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर 3 बदमाशों ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की। जिस वक्त एल्विश के घर पर फायरिंग हुई उस वक्त एल्विश घर पर नहीं थे, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने एल्विश के घर पर गोलियां चलाई उससे साफ है कि एल्विश अब गैंगस्टर की नजरों में चढ़ चुके हैं। गुरुग्राम का सेक्टर 57 गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास 3 हमलावरों ने एल्विश यादव के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बहुत ही आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो जाते हैं। उस वक्त घर के बाहर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जिससे गनीमत रही कि कोई भी शख्स जो है इस पूरे इंसिडेंट में घायल नहीं हुआ है। लेकिन आगे की ऊपर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो छोटे छोटे जो आपके बुलेट के जो मार्क्स है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो हैं एल्विश यादव के घर पर चलाई गई हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पे भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एल्विश के घर फायरिंग कराने की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली। सोशल मीडिया पोस्ट में हिमांशु भाऊ ने एल्विश पर सट्टे के प्रमोशन को लेकर नाराजगी जताई और इसकी वजह से फायरिंग के जरिए एल्विश को चेतावनी भी दी। जिस समय एल्विश के घर पर फायरिंग हुई उस समय घर में उनका पूरा परिवार मौजूद था। दनादन फायरिंग से उनके परिवार में भी दहशत का माहौल। कैमरे में देखा कि भाई तो पता लगा वो आपके सामने हो ही चुकी सारी चीजें कि भाई 2-3 थे।
और उसके बाद हमने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पर आ गई थी और अपना बेस्ट कर रही है। शायद कोई किसी प्रकार की अब तक कोई आज तक तो कोई है नहीं, अभी तक तो किसी प्रकार की हमें कोई धमकी नहीं, ना कोई मैसेज है। भाई खतरा तो देखो वैसे जान का तो है ही भाई, अगर हम बाहर होते तो कुछ भी हो सकता था। हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर गैंगस्टर्स का गढ़ बन गया है। बेखौफ गैंगस्टर्स ने दिल्ली और उसके आसपास के जिलों में ताबड़तोड़ वारदातें अंजाम दी। 27 जून को गैंगस्टर मंजीत महाल के सगे भांजे दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 15 जुलाई को सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की कार पर फायरिंग हुई। 6 अगस्त को फाजिलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दिल्ली एनसीआर की इन वारदातों ने पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस एल्विश के घर फायरिंग करने वालों की तलाश में जुट गई। हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा और हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वहाँ चेक करी। फुटेज के अंदर 3 लड़के हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखे हैं। हम है ना हर एंगल से जो हमारी क्राइम ब्रांच है वो भी क्राइम की टीम है, जो भी सीआईए की टीम है और जो हमारे थाने की टीम है वो सारी जांच कर रही है। और जो भी आगे बात जैसे मान लिया किसी का भी कोई किसने चलवाई है क्या है, जो भी बात आऊँगी वो हम आपको शेयर कर देंगे। देश की राजधानी में जिस तरह से गैंगस्टर्स का खौफ बढ़ रहा है उससे 1990 वाली दहशत की यादें ताजा हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो 1990 के दशक की दहशत फिर से लौट आई है। हैरानी की बात यह है कि गैंगस्टर्स खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे लोगों में पुलिस को लेकर विश्वास बढ़े। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अगर दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स की दहशत है तो देश के बाकी राज्यों और छोटे जिलों में हाल कैसा होगा। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र की ताकत उसकी पारदर्शिता होती है, लेकिन जब आरोप और जवाब दोनों ही सवाल बन जाएं तो पारदर्शिता धुंधली हो जाती है। चिंता बड़ी हो जाती है। जब से विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है ना, तब से जनता के मन में एक ही सवाल है कि क्या यह विवाद सच्चाई की चौखट तक पहुंचेगा कि हमेशा की तरह इल्जाम बनाम इनकार बनकर रह जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग कह रहा है कि साख पर सवाल मत उठाओ। राहुल ने सबूत लेकर सबके सामने दिखाया तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि डेटा हमारा है ही नहीं। लेकिन इन सब दावों और खंडन के बीच जनता को तो भरोसा चाहिए ना। सिर्फ बयानों से कुछ नहीं होगा। इल्जाम लगे तो सच्चाई बताओ, सवाल उठे तो गवाही बताओ। The Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। देश की संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूत नींव, लेकिन राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग पर अटैक कर इसी नींव को हिलाने की कोशिश की। देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया, चुनाव आयोग जैसी संस्था पर वोट चोरी के आरोप लगाए। 1,250,000 वोट की चोरी। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को लेकर देश की जनता को बार बार गुमराह करने की कोशिश की। ये एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के एक आरोपों का खुलकर जवाब दिया। चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने राहुल सहित विपक्ष के चुनाव में गड़बड़ी के फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म
चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है, तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। राहुल गांधी ने जिस डेटा को दिखाकर वोट चोरी का आरोप लगाया था, पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए एक एक नाम और फोटो दिखाकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। सीईसी ज्ञानेंद्र कुमार ने उस डेटा की वैलिडिटी पर सवाल उठा दिया। ज्ञानेंद्र कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि वो डेटा चुनाव आयोग का है ही नहीं। सीईसी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी से वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा भी मांगा। दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है, डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। ज्ञानेंद्र कुमार ने राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ियों के आरोपों पर भी हमला बोला। सीईसी ने पूछा कि महाराष्ट्र में जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्तियां समय पर क्यों नहीं जमा की गई? जब नतीजे आए तब कहा गया कि ये गलत है। आज तक महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक भी मतदाता का नाम सबूत के साथ नहीं मिला है। सीईसी ने आखिरी घंटे में वोट प्रतिशत बढ़ने के आरोपों पर भी जवाब दिया। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों को वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सीईसी ज्ञानेंद्र कुमार के जवाब के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। बीजेपी ने सीईसी के जवाबों को लेकर कांग्रेस को घेरा। देखिए, जो खुद चोर हो दूसरे की बात क्या करे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मिल गए, एक दिल्ली का चोर, एक पटना का चोर, दोनों मिलकर चोरी की बात कर रहे हैं और सीना जोड़ी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। साहब, मुझे समझ में नहीं लगता है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। हम किसी चीज़ को वोट चोरी कहें नहीं कहें, आप बताइए। नहीं है, इसमें संविधान कहाँ से आ जाता है? मैंने सुना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि साहब आप एफिडेविट दें, तो मैं ये कहता हूँ कि आपने काउंटर किया है, आप एफिडेविट दीजिए कि ये सही है। आप क्यों नहीं देते फिर एफिडेविट? अब अगर ये चीफ इलेक्शन कमीशन मान ले कि 100% सारी वोटर लिस्ट सही होती हैं, तो मैं माफ़ करिएगा साहब, या तो मैंने कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ा है और लड़वाया नहीं है, या मैं ऐसी दुनिया में रहता हूं जिस दुनिया में आप नहीं रहते। वोट चोरी पर सीईसी के जवाब से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर हमला बोला। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया।
तो वहीं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीईसी ज्ञानेंद्र कुमार पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी इस देश में झूठ बोल के, भ्रम फैला के अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कड़ा से कड़ा स्टेप लेना चाहिए। ये बड़प्पन है चुनाव आयोग का कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझा रहे हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है तब तो चुनाव आयोग प्रकट हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। चुनाव आयोग राजनीति ना करे, चुनाव आयोग के साख पर जो धब्बा लगा है, दाग लगा है, उसे धोने का प्रयास करे, निष्पक्ष चुनाव कराए, नहीं तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। चोरी और वोटर वेरिफिकेशन के आरोपों पर सीईसी के जवाब से साफ है कि विपक्ष ने जानबूझकर देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से विपक्ष सीईसी को टारगेट कर रहा है, उससे विपक्ष की खिसियाहट साफ झलक रही है, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ सत्ता चाहिए और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जिसने घर चलाने के लिए खुशियां बेच दी, वो पुरुष हमेशा मजबूती के नाम पर रोना भूल गया। हमेशा ये बात कही जाती है कि औरत का दर्द समाज का दर्द होता है, लेकिन कौन सुनेगा उस आदमी की जिसके आंसू भी कमजोरी कहे जाते हैं। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, वो सवाल पूछती हैं कि क्या पुरुषों में जान नहीं होती है? क्या उनका हक सिर्फ कमाने और निभाने तक का है? कानून, संस्थाएं, मंच ज्यादातर सब महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब एक पति चीख कर कहता है कि मैं टूट रहा हूं, तो सिस्टम बहरा क्यों हो जाता है? जब एक जिम्मेदार कंधा थक कर यह कहता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उसे सहानुभूति क्यों नहीं दी जाती? क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं हमारे बेटे? क्यों दुत्कारे जा रहे हैं हमारे भाई? क्यों दोस्तों, क्यों कोई नहीं आ रहा है साथ में? सारे हाथ बेटियों को बढ़ाने में लगेंगे तो बेटियों को कौन बचाएगा? लेकिन आप मुझे सुनकर बिल्कुल यह मत सोचिए कि खाली बेटा बेटा हो रहा है। हमारा समाज पुरुष और महिला दोनों की बराबरी की बात करता है, लेकिन शर्त किसी को गिराकर नहीं है, किसी का रास्ता रोककर दूसरे को बढ़ावा देना नहीं है। अगर अधिकारों की बात हो तो दोनों के अधिकारों की बात हो। बराबरी किसी को दबाने की शर्त पर नहीं होनी चाहिए। महिला अधिकारों की बात जिस जोश, जुनून और जज्बे के साथ होती है, उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ पुरुष के अधिकारों की भी बात होनी चाहिए। सवाल है कि क्या अधिकारों की लड़ाई में पुरुष गुमनाम होता जा रहा है? बताइए, आज बुलंदशहर का सोहित पत्नी पर आरोप लगाकर मर गया। आत्महत्या का पूरा वीडियो बनाया उसने, पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाए। इससे पहले अतुल सुभाष मर गया था, आगरा का मानव शर्मा मर गया। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, आगरा के आईटी मैनेजर मानव शर्मा और अब बुलंदशहर के सोहित। तस्वीरें तीन हैं, लेकिन वजह एक, पत्नी की प्रताड़ना। कानून ने महिला सुरक्षा के लिए जो अधिकार दिए, वो अधिकार अब हथियार बन गए। इस हथियार के निशाने पर वो लोग हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाने की कोशिश की, लेकिन छोटे मोटे विवाद से शुरू हुई रिश्तों की खटास धीरे धीरे कानूनी पचड़े और कोर्ट कचहरी के मायाजाल में फंसकर दम तोड़ती गई। मैं सोहित कुमार उर्फ जयदेव बौद्ध जल्द सुसाइड करने वाला हूं, क्योंकि मैं मजबूर हो चुका हूं मेरी पत्नी की तरफ से और मेरे ससुराल वालों की तरफ से। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि अब मुझसे और ज़्यादा इनका जो दबाव है वो सहन नहीं हो रहा है। बुलंदशहर में सोहित का ये वीडियो देख लीजिए, जिसने 4 साल पहले तमन्ना नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था। इन दोनों के बीच में जब घरेलू विवाद ने जन्म लिया, तो महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों को तमन्ना ने अपना हथियार बनाया। हैरानी की बात यह है कि तमन्ना के भाइयों ने भी उसकी मदद की और सोहित को एक ऐसे कानूनी जाल में फंसा दिया जहां से सोहित ने अपनी जिंदगी को समाप्त करना ही सही समझा।
सोहित तो नहीं रहा, लेकिन उसने जो आखिरी वीडियो बनाया है वो एक बार फिर समाज में स्याह सच्चाई को दुनिया के सामने रख दिया है। मेरी जिंदगी तमन्ना और उसके भाइयों के कारण बर्बाद हुई है। अब और ज्यादा तनाव और दबाव मुझसे सहन नहीं हो रहा है। जब चाहे तीनों भाई अन्य 3 अज्ञात लोगों के साथ मुझे रोक लेते हैं और डराते हैं और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। ये सोच लिया है कि भाई इसको कंट्रोल मत करो, इससे अच्छा है कि इसके परिवार को कंट्रोल करो, ये अपने आप दबाव में आ जाएगा। यह सब सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल कर रहा हूँ जिससे तमन्ना का असली चरित्र सबको पता चल सके और तमन्ना के भाइयों के बारे में भी समाज में सभी को पता चल पाए, जिससे इन लोगों को इनके किए की सजा मिल सके। सोहित ने अपने वीडियो में एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे सभी हैरान हैं। तमन्ना ने सोहित के साथ लव मैरिज की, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन नाम के एक रिश्तेदार के साथ भी अफेयर में थी। सोहित को जब ये सच्चाई पता चली तो उसे ऐसा झटका लगा कि उसने जीने की राह ही छोड़ दी। अब सोहित का परिवार बिलख रहा है। तमन्ना और उसके भाइयों की साजिश ने सोहित के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। मेरे भाई की तमन्ना नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज हुई थी। 4 साल से उसके साथ रह रही थी। उसका सारा खर्चा पानी मेरा भाई उठा रहा था। अब उसके घर में पैदा हो गई तो उसके मम्मी पापा ने सबने मना करा और मेरे भाई पे जोर जबरदस्ती करी। मेरे भाई ने कल फांसी लगा ली। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस। सोहित के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर रिश्तों से भरोसा उठ गया है। मृतक युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मृतक युवक ने अपनी पत्नी एवं ससुराली जनों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे देश के कानून में सबको बराबर का हक है। पूर्व में महिला के साथ हुई ज्यादती की वजह से उन्हें ज्यादा अधिकार दिए गए, लेकिन क्या अब इन अधिकारों पर पुनर्विचार की जरूरत है? क्योंकि आज हर मोहल्ले के किसी न किसी घर में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसे फर्जी केस के शिकार पुरुष बैठे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, और जो इन चक्करों से हार जा रहा है वो सोहित जैसे लोगों के रास्ते अपना रहा है। ये हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है। ऐसी घटनाएं सवाल पूछती हैं कि क्या सच्चाई यही है कि हमने समाज बनाया तो है बराबरी के नाम पर, लेकिन न्याय आज भी एक तरफा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यह खबर तो आपने खूब सुनी होगी कि शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन पूरा किया, वो लौट आए, उनका स्वागत ही हुआ और भी बहुत कुछ। लेकिन उन्हीं से जुड़ी जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ सड़क का सच नहीं होगा, व्यवस्था की सोच का आईना होगा। शुभांशु शुक्ला लौट रहे हैं अपने घर तो फिर प्रशासन को याद आया कि नेताजी लोग भी तो आएंगे, शुभांशु से मिलने जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके घर आएंगी और सड़क तो खराब है, बनानी होगी। आनन फानन में काम शुरू हुआ। इससे सवाल उठता है कि क्या 21वीं सदी में इस भारत में सड़कें अब जनता के लिए नहीं, नेताओं और अफसरों के स्मूथ एंट्री पॉइंट के लिए बनाई जाएंगी? यही है हमारे सिस्टम की सच्चाई। सोचिए कितनी हृदय विदारक बात है, कितनी दुखद बात है ये कि जनता ही टैक्स देती है, जनता ही वोट देती है। अपना इतना सब कुछ देने के बाद भी हमारे हिस्से में क्या आता है? आपके हिस्से में क्या आता है? जनता के हिस्से में क्या आता है? धूल और गड्ढे। जब रोड बनाई जाती है तो सिर्फ सड़क पर कालिक नहीं डाली जाती है, यह कालिक उस पूरे सिस्टम के ऊपर है कि देखो तुम्हें हमारे प्रति जिम्मेदार होना था, लेकिन तुम नेताओं के प्रति हो। इसलिए कहते हैं कि हम तुम वोट हैं, सिस्टम में खोट है, यही विकास पर चोट है। सिस्टम वही पुराना है जो नेताओं की जरूरतों के हिसाब से जागता है। सवाल सड़क का नहीं, सवाल सोच का है। क्या सिस्टम जनता के लिए है या सिर्फ नेताओं के लिए? क्योंकि सड़कें तब तक टूटी रहती हैं जब तक किसी बड़े साहब का रास्ता उस पर ना पड़ जाए। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 25 अगस्त को लखनऊ अपने घर आने वाले हैं।
इसको लेकर उनके घर के आसपास साफ सफाई भी हो रही है और उनके घर तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क जो आज तक टूटी फूटी थी उस पर काम भी किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों तरफ नालियां भी बनाई जा रही हैं। कोई कब्जा है तो उसे हटाया जा रहा है और काम की तेजी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 4-5 दिन में ये सारा काम होकर तैयार हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के घर पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यह शुभांशु शुक्ला का घर है, लेकिन बड़ी बात आप देखिए यहाँ पर ये जो पूरी जो सड़क है, ये जो पूरी गली है, ये देखिए इसको बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात दिन काम हो रहा है। ये दोनों तरफ आप देखिए यहाँ पर नाली बनाई जा रही है, इधर भी आप देखिए इसको भी मेंटेन किया जा रहा है और दोनों छोर की ये जो नालियाँ हैं यहाँ पर देखिए जो कब्जे हैं, देखिए दुकान है, अगर कुछ कब्जा वगैरह है तो उसको भी हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक चौड़ी सड़क, आप देखिए कि ये जो चौड़ी सड़क है दोनों ओर नाली है और नाली के बीच में ये सड़क अभी कुछ दिनों बाद आपको चमचमाती हुई यहाँ पर मिलेगी। तो देखा आपने, जनता की आह पर जहां कोई काम नहीं हुआ, वहां साहब की राह पर जादू की तरह दिन रात काम हो रहा है। पहले इसी मोहल्ले के लोग यहीं से गुजर रहे थे। अगर शुभांशु घर नहीं आते तो शायद अभी कई सालों तक यही सिलसिला होता, लेकिन क्योंकि अब घर पर नेताओं का तांता लग सकता है, अधिकारियों का आना जाना होगा, तो यहाँ का प्रशासन सड़क बनवा रहा है। अचानक से सड़कें बन रही हैं, तारकोल बिछ रहा है और प्रशासन की मशीनरी दौड़ रही है। यानी जनता को सालों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन साहब की गाड़ी के लिए सब कुछ 24 घंटे में होने लग गया। यही है प्रशासन और सिस्टम का दिखावा। तो शुभांशु शुक्ला चूंकि देश के अब गौरव हैं, उनके लिए हर कोई काम करना चाह रहा है। चूंकि चाहे सरकारें हों, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, हर व्यक्ति यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए थे, ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए थे, तमाम ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर आए थे। और जो शुभांशु शुक्ला जब घर पे आएंगे तब भी यहाँ पर मिलने वालों का तांता लगा रहेगा, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे वो नगर निगम की बात हो या अन्य मद से जो यहाँ पर काम लगा है, यहाँ पर तेजी से काम हो रहा है। याद रखिए, जहां जनता की पीड़ा पर काम न हो और सिर्फ अधिकारियों के हुक्म पर काम हो, वहां लोकतंत्र खोखला हो जाता है। सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो जनता की आंखों में धूल झोंक यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हम आपको आगाह करते रहेंगे और हर रोज आकर आपको ऐसी खबरें बताते रहेंगे। नई ऊर्जा और नई खबरों के साथ हम कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय पर रिपब्लिक भारत पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया।